नक्सलियों के निशाने पर राजधानी रायपुर ही नहीं बल्कि कई और इलाके भी थे जहां धमाका कर वो दहशत फैलाना चाहते थे। राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर इलाके में बड़ी मात्रा में रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड बनाने की सामग्री बरामद हुई है। कोलकाता से नक्सलियों के हथियार विशेषज्ञ टेक्नी उर्फ अन्ना सदानल रामकृष्ण की गिरफ्तारी से मिले क्लू के बाद 3 स्टेट्स की पुलिस कार्रवाई कर रही है। रायपुर में ये कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई के दौरान पाल गुड्स ट्रांसपोर्ट के गोदाम में बड़ी मात्रा में ये हथियार मिले हैं। 2007 में राजधानी रायपुर के अंदर हथियारों का जखिया बरामद हुआ था जो नक्सलियों का था, और इस समय ये जी रोड जो राजधानी रायपुर का व्यस्तम मार्ग है उससे सटा हुआ है सरस्वती नगर थाना, और इस सरस्वती नगर थाने से सटा हुआ है ये पाल गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, और इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठीक पीछे में जो गोदाम है वहां पर बताया जा रहा है कि रॉकेट लॉन्चर को असेंबल करने की जो तमाम संसाधन है वो मौजूद है। और इस समय छत्तीसगढ़, आंध्रा और पश्चिम बंगाल की जो पुलिस की टीमें हैं यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर छानबीन में जुटे हुए हैं, और कहीं न कहीं जो कोलकाता के माओवादियों की गिरफ्तारी हुई है उससे कड़ी जुड़ती नजर आ रही है। नक्सली देश के खिलाफ खतरनाक साजिश रच रहे हैं। नक्सलियों के मंसूबे खौफनाक हो चुके हैं। अब वे AK-47 या SLR से जवानों पर अटैक नहीं करने वाले। उन्होंने अब रॉकेट लॉन्चर के जरिए अटैक करने का मंसूबा बना रखा है। जी हां, रायपुर में मिले संदिग्ध सामग्रियों से नक्सलियों के कुछ ऐसे ही नापाक इरादों का खुलासा होता है। राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर में बड़ी मात्रा में रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड बनाने की सामग्री बरामद हुई है। कोलकाता से नक्सलियों के हथियार स्पेशलिस्ट टेक्नी अन्ना उर्फ सदानल रामकृष्णा की गिरफ्तारी से मिले क्लू के बाद 3 स्टेट्स की पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। उसका यहाँ का एक दीपक परगनिया नाम है, लेकिन वो पहले भी मैं निवेदन किया कि कई नाम रहते हैं, जैसे दीपक परगनिया एक यहाँ से 2009 से लापता है और उसकी पत्नी रेखा यहाँ पे रह रही है। तो लेकिन अब उसकी जब तक कि वो टीम पहुंच के वहाँ के पूरा उसकी जानकारी नहीं लेगी तब तक इसके बारे में निश्चित रूप से हम और कुछ नहीं बता सकते। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने पाल गुड्स ट्रांसपोर्ट के गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में रॉकेट लॉन्चर बनाने की सामग्री जब्त की है। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी कोलकाता बेस्ड कंपनी है जिसके जरिए रॉकेट लॉन्चर बनाने की सामग्री यहाँ पहुँचेगी। डेरे सहमे से जो कदम इस ओर बढ़ रहे हैं, जिस किसी के भी वो सहम सा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो सामान ही मिले हैं वो इतने घातक है कि एक तबाही से मचाई जा सकती है, और ये तबाही ला सकते हैं लाल आतंकी, वो लाल आतंकी जिन्होंने 2009 में तारमिटला में सबसे बड़ी नक्सली घटना को अंजाम दिया था और 76 जवान हमारे शहीद हुए थे। फिर वो दिनांक काफी पास है और ऐसे में नक्सली फिर उसी फिराक में है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। लेकिन जो खेप बताई जा रही है कि रॉकेट लॉन्चर की जो खेप है छत्तीसगढ़, उसकी बहुत बड़ी खेप ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मार्फत यहाँ पर पहुंच रही है, और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी तमाम छानबीन में जुटे हुए हैं। छापे के दौरान करीब 500 नग रॉकेट लॉन्चर बनाने का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा कुछ चाइनीज हथियारों के कलपुर्जे भी मिले हैं। पुलिस अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर संदिग्ध सामान मिलने की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक मेटल हार्डवेयर मिले हैं। बरामद किए गए सामानों का इस्तेमाल किन किन हथियारों को बनाने में किया जाता है, इसके लिए एक्सपर्ट की टीम लगाई गई है। देसी रॉकेट लॉन्चर तैयार करने का काम नक्सलियों ने करीब 10 साल पहले शुरू किया था। 2005 में बस्तर के धनौरा थाने पर नक्सली हमले के बाद पुलिस ने लोहे की पाइपों से बनाए ऐसे 5 रॉकेट लॉन्चर बरामद किए थे।
बहरहाल कोलकाता से भिलाई का रहने वाला दीपक परगनिया और नक्सलियों के हथियार विशेषज्ञ टेक्नी अन्ना उर्फ सदानंद रामकृष्णा की गिरफ्तारी से पुलिस इतनी बड़ी सामग्री को पकड़ने में सफल हो पाई है। रायपुर में बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट कंपनी के जरिए रॉकेट लॉन्चर बनाने की सामग्री खपाई जाने की जानकारी से पुलिस महकमे के भी होश गुम है। रायपुर से राकेश पांडे के साथ रेणु, साधना न्यूज। असेंबल करने की जो तमाम संसाधन है वो इस समय मिले हुए नट बोल्ट है, जिसके जरिए रॉकेट लॉन्चर को असेंबल किया जा सकता है और उस रॉकेट लॉन्चर के जरिए नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। एक बार फिर राजधानी के अंदर में हथियारों का जखीरा एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर बरामद हुआ है। रॉकेट लॉन्चर असेंबल करने की यहाँ पर चीजें मिली है। उसके बाद में पुलिस विभाग के होश गुम है। तमाम पुलिस विभाग के आला अधिकारी इस समय इस ट्रांसपोर्ट के अंदर गहन छानबीन में जुटे हुए हैं और बताइए जरा कि कल देर शाम तक इस पूरे मामले में कुछ खुलासा हो पाएगा। कैमरामैन प्रवेश खान के साथ अक्षय गांधी, साधना न्यूज। तो रायपुर में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में हथियार बनाने का जो सामान यहाँ पर जब्त किया गया है, कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। नक्सलियों की यहाँ पर जो एक तैयारी देखने को मिलती है कि कहीं ना कुछ बड़ी वारदात को वो अंजाम दे सकते थे। इस पूरे मामले से फिलहाल अभी तक यही लग रहा है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपांशु काबरा रायपुर से, सीधे उनके पास चलते हैं, रुक करते हैं रायपुर का। दीपांशु जी, आपका साधना न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये कहा जाना जरूरी है कि एक बहुत बड़ी सफलता है ये पुलिस के लिए, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में एक बड़ा जखीरा यहाँ पर जब्त किया गया है, जो कहीं ना कहीं हैंड ग्रेनेड बनाने और जो रॉकेट लॉन्चर बनाने के इस्तेमाल में ये चीजें आती हैं। ये काफी सारे इसमें सामग्री है और कुछ मोटर्स भी अभी लेटेस्ट में कल एक जगह और रेड किए थे गोंदवारा में, वहां पर भी कुछ सामान जब्त हुआ है। अब फाइनली ये एनालिसिस करना है कि ये किस पर्पस के लिए है, बट हाँ ये जरूर है कि वेरियस स्पेयर पार्ट्स हैं ये। जी, तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन के लिए या किसी हमले के लिए इस सामान का इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल जी, आप ये मान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हथियार बनाने के काम में आ रहा है। फिलहाल आपकी जांच यहाँ पर जारी है, लेकिन इस पूरी जो घटना सामने आई है, इससे क्या उम्मीद लगाई जा रही है, आशंका क्या जताई जा रही है? क्या नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे? नहीं, बेसिकली ये इनका एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कलकत्ता से ये सारे सामान यहाँ पर आए थे 2 अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से, फिर ये आगे यहाँ से फिर कहीं और जाते, और चूंकि ये पकड़े गए हैं और इसके लिए हम लोग ने इसको बरामद किया है। जी दीपांशु जी, किस तरह से रणनीति बनाई आपने? आखिर कहां से आपको ये सूचना मिली और किस तरीके से इस पूरी जो फैक्ट्री कहा जा सकता है इसे, उस पर आपने दबिश देकर इस सामान को जब्त किया? ये पूरी कार्रवाई कलकत्ता पुलिस और हमारी जो स्पेशल SIB है उनके द्वारा की गई है। रायपुर पुलिस इसको सपोर्ट कर रही है, उन्हीं ने पूछताछ में ये सारे इनपुट्स उनको मिले हैं और ये कार्रवाई उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हुई है। जी दीपांशु जी, आपने 2 लोगों की भी गिरफ्तारी की गई है। यहाँ पर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो नक्सली बताए जा रहे हैं, और पूछताछ जाहिर तौर पर आपने की होगी, तो क्या कुछ खुलासा ये कर रहे हैं? क्या कुछ इनकी योजना थी? कुछ जानकारी सामने आ पा रही है? नहीं, अभी किसी की गिरफ्तारी इस पर्टिकुलर सामान से लेकर के नहीं की है। जो गिरफ्तारी है पहले कलकत्ता पुलिस ने की है। अभी हम लोग की इन्वेस्टिगेशन ये है कि इसको कौन बुक कराया है और ये कहाँ के लिए जाने का था, ये इम्पोर्टेंट है। इसी पे इन्वेस्टिगेशन आगे कर रहे हैं। जी, कब से, अगर ये जानकारी हम चाहें कि कब से आखिर इस जो ये लाने ले जाने का सामान लाने ले जाने का काम यहाँ पर चल रहा था, कितना, क्या कुछ आपको अभी तक जांच में पता चल पाया है कि कितनी लंबे समय से ये जो सामान यहाँ भेजने का काम चल रहा था? देखिए, यहाँ पहले 2009 में भी हमने पकड़े हैं। उसके अलावा दुर्ग में भी इसी तरीके से वेपन्स, उनके गोलियां बरामद हुई थी। तो ये इस जगह को सेंटर करके यूज करके यहाँ से फिर सप्लाई जंगल एरिया में करते रहे हैं, और ये अच्छी उपलब्धि है कलकत्ता पुलिस की, रायपुर पुलिस की, जिसमें इतना बड़ा सामान हमने यहाँ पकड़ा है।
जी दीपांशु जी, एक बिल्कुल श्रेय लेने वाली बात है कि ठीक है यहाँ पर पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और पकड़ा गया इतना बड़ा जखीरा यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से पुलिस श्रेय ले रही है, क्या आप विफलता को भी स्वीकार करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटेलिजेंस फेल्यूर की बात भी सामने आती है। एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर सामान आता है, एक चार दीवारी के अंदर में रखा जाता है और कहीं ना कहीं इसके इस्तेमाल की भी कोशिशें की जाती है और कहीं भी पुलिस प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं लगती। ये बात सही है, इतने बड़े शहर में अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से उनकी नॉर्मल बुकिंग, जो नॉर्मल तरीके से बाकी फैक्ट्रियों के लिए भी सामान आता है, उसी तरीके से ये सामान आया है और यहाँ से चले जाता। और ये इन्फॉर्मेशन बेसिक ये है कि इनमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। नॉर्मल सर्च में या तो कभी आप रैंडम सर्च में आपको पकड़ में आ जाए तब आप इनको पकड़ पाते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपको स्पेसिफिक इंटेलिजेंस आवश्यक है, तभी हम इस तरह की चीजें पकड़ पाते हैं। तो कलकत्ता पुलिस ने इनको पकड़ा और उनसे जो स्पेसिफिक इनपुट मिले तब ये यहाँ पर हम इसको पकड़ पाए। जी दीपांशु जी, आपने बताया 2009 में भी आपने इस तरह की एक कार्रवाई को अंजाम दिया था और बात करें 2006 की, तो उस समय भी हथियार बनाने का सामान पुलिस ने जब्त किया था। तो एक के बाद एक इस तरह के मामले समय समय पर सामने आते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की चूक नहीं है क्या? पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया कि बड़े शहरों में इस तरह की कार्रवाई को नक्सली द्वारा अंजाम दिया जा रहा है? आखिर कहाँ पुलिस की चूक हुई? नहीं, देखिए, ये सारे हमें ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि शहरों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें ये बेसिकली यहाँ पर एज कुरियर्स करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ से ये सामान कहीं बाहर से आया, यहाँ पर रहा, यहाँ से फिर किसी ने और इसको लेगा और ये इसको भेज देगा। तो अब ऐसे समय में हम उसको इंटरसेप्ट करें, या तो एक एट रैंडम चेकिंग में ये इंटरसेप्ट हो पाता या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस में होता। तो मुझे लगता है कि हम लोग और मतलब इसके बाद में और तो ध्यान रखेंगे शहर में, और ज्यादा हम अगर अपनी वो रखें तो नए चीजें भी और हमको मिल पाएगी। जी, कहीं ना कहीं ये पुलिस की नाकामी यहाँ भी नजर आती है। अगर ये कहा जाए कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है तो कहीं ना कहीं नाकामी भी नजर आती है। पर अगर हम बात करें जिन अपराधियों को अपने आरोपियों को आपने गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक का नाम दीपक भी बताया जा रहा है, इनसे बातचीत करने पर, इनसे पूछताछ करने पर और साथ ही जो सुराग आपको मिल रहे हैं, इस पूरी जांच के आधार पर अगर बात करें तो क्या भविष्य में चलकर या कुछ दिनों बाद कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में और भी जगहों पर इस तरह का कोई नेटवर्क चल रहा है? देखिए, दीपक दुर्ग से फरार था। इसको वहां पर एक महिला और पुरुष नक्सली की मदद करने के लिए दुर्ग पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की थी। जब हमने उन नक्सलियों को पकड़ा था उसके बाद से दीपक भिलाई से फरार हो गया था और वो भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत था। उसके पास इस तरह के काम करने का एक एक्सपीरियंस रहा है और इसी के लिए वो इस तरह की टीम में शामिल था। उससे और पूछताछ करने पर जी दीपांशु जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आपसे इस पूरे मामले पर और भी हम जानकारी लेते रहेंगे, बातचीत आगे करेंगे। बने रहिए साधना न्यूज के साथ। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सरकार तक पहुंचाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां रायपुर में हथियार बनाने का सामान जो है वो बड़ी संख्या में जब्त हुआ है। बड़ा जखीरा यहां पर जब्त हुआ है और इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं एसएसपी दीपांशु काबरा और इस वक्त हम रुक करते हैं वहीं का और यहां पर दीपांशु जी से हम बात करना चाहेंगे। दीपांशु जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर 3 राज्यों की जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। खासतौर पर अगर बात करें नेशनल लेवल की तो गृह मंत्रालय से भी इस बात की जानकारी कुछ समय पहले आई थी कि कहीं ना कहीं ये नक्सली जो है वो उनका ISI या नेपाल या चीन जैसे जो राष्ट्र हैं
उनसे भी कोई ना कोई संबंध है। तो अगर इस मामले में ज्यादा तफ्तीश की जाए, ज्यादा बात की जाए और खोज ज्यादा छानबीन की जाए, तो क्या इस तरह के तार जुड़ने की बात सामने आ सकती है? मुझे लगता है मेरे लेवल पे ये बोलना, पर हमारा मेन मकसद है जी। दीपांशु जी, यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी सामने आती है कि लंबे समय से इस तरह का काम यहाँ पर चल रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर पूरी बात करें तो नक्सली लगातार छत्तीसगढ़ को निशाना बनाते रहे हैं और बड़ी वारदातों को यहाँ पर अंजाम देते रहे हैं। बात करें अगर इस तरह के सामान मिलने की, फैक्ट्री के संचालित होने की, तो भोपाल में भी कुछ सालों पहले एक फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था जिसे पुलिस ने यहाँ उस पर दबिश दी और सामान को जब्त किया, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी यहाँ पर हुई। तो क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस को इस पूरे मामले से सबक लेना चाहिए? और उस समय भी आशंका ये जताई गई थी कि जो नक्सली हैं वो बड़े शहरों को अपना ठिकाना बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो सामने आता ही है कि क्या नक्सली भी ये मानते हैं कि शहरों में पुलिस थोड़ी लापरवाह होती है, या फिर ये माना जाए कि शहरों में नक्सली पुलिस को आसानी से गुमराह कर सकते हैं, शायद इसीलिए शहरों को ठिकाना बना रहे हैं नक्सली? नहीं, आपका कहना सही है। हम लोग को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अपना हमारा बेसिक थाना लेवल थाना लेवल की जो और बढ़ाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थाना लेवल की हमारे पास मिले, ताकि हम इस तरह की अगर कोई एक्टिविटीज़ हो तो हम उनको वहीं पर पकड़ पाएं। जी दीपांशु जी, आप हमारे साथ बने, साधना न्यूज पर आप आए और इस पूरे मामले में आपने अपनी राय रखी, खुलकर बताया कि क्या कुछ आखिर पुलिस की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि नक्सली जो है वो हो सकता है किसी बड़ी वारदात को अंजाम यहां पर देना चाहते हो, जिसकी वजह से इस फैक्ट्री का एक तरह से संचालन किया जा रहा था। बड़ी संख्या में यहां पर जो रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड बनाने की सामग्री जब्त हुई है। इससे कहीं ना कहीं ये बात तो सामने आती है कि नक्सली किसी योजना के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे और कहीं ना कहीं कोई बड़ी कार्रवाई वो कर सकते थे। इस पूरे मामले से साफ हो गया है कि नक्सली अब राजधानी और बड़े शहरों को अपना निशाना बना रहे हैं। 2006 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। बावजूद इसके पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया। फिलहाल पुलिस दीपक से पूछताछ कर रही है और उम्मीद की जा सकती है कि इससे कोई बड़ा खुलासा हो। नक्सलियों का नेटवर्क दिनों दिन कितना बढ़ता जा रहा है, इस बात का खुलासा कोलकाता में पकड़े गए दीपक नाम के व्यक्ति ने जिस तरह से किया है वो होश उड़ाने वाला ही है। दीपक समेत उसके 5 साथियों को कोलकाता में स्लम एरिया में हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर पुलिस ने पकड़ा था। पकड़े गए नक्सलियों में दीपक की पहचान दुर्ग निवासी के रूप में हुई, जो सेंट्रल कमेटी का सदस्य बताया जा रहा था। इस मामले में जांच के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की एक टीम भी कोलकाता पहुंची, जहां पूछताछ में दीपक ने खुद और अपनी पत्नी के भिलाई में बीएसपी में काम करने की बात स्वीकार की।
दीपक के परिजनों से पूछताछ के बाद पता चला कि वो सच बोल रहा है और पूछताछ की तब पता चला कि दीपक 2009 से अपने घर से गायब है। पुलिस ने दीपक परगनिया से पूछताछ के बाद ही सरस्वती नगर स्थित गोदामों में छापे मारे हैं, जिसमें रॉकेट लॉन्चर में उपयोग होने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। उसका यहाँ का एक दीपक परगनिया नाम है, लेकिन वो पहले भी मैं निवेदन किया है कि कई नाम रहते हैं। जैसे दीपक परगनिया एक यहाँ से 2009 से लापता है और उसकी पत्नी रेखा यहाँ पे रह रही है। तो लेकिन अब उसकी जब तक कि वो टीम पहुँच के वहाँ के पूरा उसकी जानकारी नहीं लेगी, तब तक इसके बारे में निश्चित रूप से हम और कुछ नहीं बता सकते। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी रायपुर में 2006 में एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें डीडी नगर थाना के डगनिया इलाके में पुलिस ने छापा मारकर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। साथ ही 8 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। वहीं कुछ दिनों पहले गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने भी नक्सलियों के शहर में नेटवर्क और मजबूत करने का शक जाहिर किया था। जो पकड़ा गया है उसके हिसाब से थोड़ा ठीक ठाक पूछताछ करने से और लोग जो शहरी नेटवर्क है वो ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो उस दिशा में पूछताछ गहन करना चाहिए, क्योंकि शहर में और कौन कौन लोग हो सकते हैं जो अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे हैं। पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए ये एक बड़ा सवाल है कि प्रदेश की राजधानी में सरेआम नक्सली अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ पुलिस को बंगाल पुलिस से सीख लेकर कड़े कदम उठाने चाहिए, जिससे नक्सलियों पर नकेल लगाई जा सके। रायपुर से ओपी तिवारी के साथ रेणु, साधना न्यूज। और इस घटना से साफ होता है कि नक्सली कहीं न कहीं किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। बात करें कुछ सालों पहले की, तो भोपाल में भी नक्सलियों की एक फैक्ट्री पकड़ाई थी और उस समय ये आशंका जताई गई थी कि नक्सली अब बड़े शहरों को अपना ठिकाना बना रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि नक्सली राजधानी और बड़े शहरों को अपना ठिकाना बना रहे हैं? क्या वो मानते हैं कि बड़े शहरों में पुलिस ये मानकर चलती है कि यहाँ नक्सली फल फूल नहीं सकते, या किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम नहीं दे सकते, या कहीं न कहीं पुलिस लापरवाह हो जाती है नक्सलियों के मामले में, या फिर ये माना जाए कि शहरों में छुपने के ठिकाने बहुत हो सकते हैं और अलग अलग जगहों पर रहकर पुलिस को गुमराह करना शहरों में आसान हो जाता है। यहाँ आपको याद दिलाना भी जरूरी है कि 2006 में भी पुलिस ने डीडी नगर इलाके में छापा मारकर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे और 8 लोग इसमें गिरफ्तार भी किए गए थे। बावजूद इसके पुलिस ने इससे कोई सबक नहीं लिया। तो साधना न्यूज स्पेशल में आज बस इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ और खबरों का सिलसिला लगातार साधना न्यूज पर जारी है।